हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं हमारी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ, जहां हमने हमारा अध्याय 1 शुरू कर लिया था और अध्याय के हमने पिछले 3 भागों में अध्ययन करके ये समझ बना ली थी कि जो हमारा अध्याय का नाम है विकास, वो होता क्या है। विकास को लेकर के हमने विकास की अवधारणा को स्पष्ट किया। हमने ये देखा कि जैसे प्रति व्यक्ति की तुलना में हमने राष्ट्र के विकास को भी देखा। हमने ये देखा कि कैसे विकास की जो अलग अलग आधारभूत मूलभूत कारक हैं वो हमें क्या कहते हैं। आय को हमने एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना, उसके अलावा अन्य ऐसे मापदंड हैं जो भी विकास को प्रभावित करते हैं। इन सबको आधार बना करके हमने विश्व बैंक की जो प्रति व्यक्ति आय पर आधारित रिपोर्ट थी उसे खारिज करते हुए हमने ये देखा कि मानव विकास सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है जो हमें किसी राष्ट्र की मूलभूत विकास के बारे में स्पष्ट रूप से बताता है। इन सब बातों का अध्ययन हमने हमारे अध्याय में कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे हमारा पार्ट 4 यानी भाग संख्या 4, जिसमें हम सॉल्व करेंगे हमारे अभ्यास प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्नों के साथ में। तो देखिए, ये रहा हमारा पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें हमसे कहा गया है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन हमारे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हमने अच्छे से समझा है कि विकास की बात जहाँ भी आती है वहाँ पर आय तो एक फैक्टर है ही, आय तो कारक है, पर हम ये नहीं कह सकते कि आय ही विकास है। तो चलिए ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल होगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही हम विकास की गणना करते हैं। हमने ये देखा था कि जैसे जैसे आय बढ़ती है लोगों का जीवन स्तर सुधरते जाता है, और इस आय को आधार मान करके ही विश्व बैंक ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें जो देशों की कैटेगरी बनाई थी, विकसित अविकसित, उनके बारे में भी हमने देखा था। तो भाई प्रति व्यक्ति आय तो इसका महत्वपूर्ण कारक तो है। इसके अलावा औसत साक्षरता स्तर, बिल्कुल शिक्षा को भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना गया है विकास को लेकर के, क्योंकि हमने मानव विकास सूचकांक यानी HDI को देखा। वहाँ हमने देखा था प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ शिक्षा को भी एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। हमारा अन्य ऑप्शन है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, यानी कि हम कह सकते हैं जीवन प्रत्याशा। तो ये तीनों महत्वपूर्ण कारक हैं जो किसी भी देश के विकास की गणना के लिए महत्व रखते हैं, यानी हम इनके आधार पर ही किसी भी देश का विकास निर्धारित करते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन 4 है यानी कि उपयुक्त सभी, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना। HDI को हम माइंड में रखेंगे और इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हमने देखा, उसके आधार पर हम ये देखते हैं कि तीनों फैक्टर्स को आधार बना करके प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा को आधार बना करके रैंकिंग की जाती है। हर देश को कोई ना कोई रैंक प्राप्त होती है। उस रैंक में ये हमारे पड़ोसी देश है, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान। हमें ये बताना है कि हमारे भारत से बेहतर स्थिति में कौन है। तो यहाँ हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका को हमने देखा था उस रैंकिंग श्रेणी में 73वीं रैंक पे, यानी 73वीं रैंक पे। तो हम जाहिर सी बात है यही वो देश है जो हमारे जो रैंकिंग है, यानी हमारी रैंकिंग कितनी थी 148, उससे अच्छी स्थिति में। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन है यहाँ उपयुक्त होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। तो यहाँ हम ये समझ पा रहे हैं हमारे पास में संख्यात्मक आंकड़े कितने, 4, यानी कि 4 परिवार हैं, जनसंख्या के रूप से देखें 4 हैं, और आय की बात करें जो कैसी आय है, औसत आय है, कंप्लीट आय नहीं, ये हमारी औसत प्रति व्यक्ति आय है। वो कितनी है, 5,000 रुपये। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये है, तो चौथे परिवार की आय क्या है। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ ये देख पा रहे हैं कि जो 3 परिवारों की आय है वो हमें दी गई है और हमें चौथे परिवार की आय पूछा गया। अब हम थोड़ी सी मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में आपने पढ़ा है ना औसत, हम हमारी 8वीं क्लास में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं हमारे पास में संख्या दी गई है। ठीक है, राशियों की संख्या यानी परिवारों की संख्या 4, औसत दिया गया है 5,000। ठीक है, सो हम यहाँ देख पा रहे हैं 4 परिवारों की आय की बात करें हम, तो हमारी टोटल आय होगी वो होनी चाहिए 20,000 रुपये। ये हो गया कुल आय। कुल आय ऐसे ही तो प्राप्त की जाती है, औसत गुणा हमारी राशियों की संख्या।
और हमें टोटल नंबर प्राप्त हो जाता है। सो यहाँ पे टोटल आय होनी चाहिए 20,000 रुपये। अब हमारे पास जो आंकड़े हैं वो देखिए 4,000 और 7,000 कितना हुआ 11,000, उसके बाद में 3,000 और, तो ये टोटल हो गया हमारा अमाउंट 14,000 रुपये। कितना लेस पड़ रहा है भाई, अब हमारे पास में तो 20,000 बनने के लिए पड़ रहा है कम 6,000 रुपये, 6,000 ही बाकी है ना। तो ये 6,000 किसका है, ये है हमारे चौथे परिवार की आय। तो चलिए ऑप्शंस में चेक करें, 7,500 नहीं भाई ये तो है ही नहीं, 3,000 नहीं ये भी नहीं होगी, 2,000 रुपये नहीं ये भी नहीं होगी, ऑप्शन घ आप देख सकते हैं वो है हमारा 6,000 रुपये। तो औसत आय हमें यहाँ दी गई थी, जनसंख्या की संख्या हमें यहाँ दी गई थी, परिवारों की संख्या मतलब जनसंख्या को इंडिकेट कीजिए, और 3 आंकड़े हमें उपलब्ध थे, चौथा हमें फाइंड करना था, वो हमने बड़े इजी तरीके से फाइंड कर लिया। यहाँ ये जो सवाल है हमारा, ये हमारा औसत प्रति व्यक्ति आय को रिलेट करके पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है, इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या है। तो देखिए जब हम विश्व बैंक की बात करते हैं, अगर हम यूएनडीपी की बात करेंगे तो वहाँ पे हम एचडीआई की बात करेंगे यानी मानव विकास सूचकांक की, पर यहाँ अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें यानी विश्व बैंक की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें पता है सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर उसने माना है केवल आय को, और इस आय के आधार पर वो यूएस डॉलर में आंकड़े निकालता है। 48,500 विकसित देशों में आएंगे, 2,500 यूएस डॉलर या उससे नीचे का अमाउंट है वो अविकसित में आएंगे, भारत का 6400 डॉलर चल रहा है भाई, तो वो चीज़ हमारी मध्यम आय वाले में आएगी। तो इस हिसाब से हम ये मान रहे हैं समृद्ध देश या अविकसित देश, ये सब बातें वो करता है किस आधार पे करता है भाई, आय के आधार पे। तो हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिला यहाँ पे कि इसका प्रमुख मापदंड केवल आय है, यानी वो विकास को किससे नाप रहा है, आय से नाप रहा है। आगे हमसे बात करी है इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या हैं। भाई काफ़ी सारी सीमाएं होंगी, आय के आधार पे हम किसी भी देश का स्पष्ट वर्गीकरण विकास के रूप में नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे भाई, महत्वपूर्ण कारक तो है आय, हमने चैप्टर में भी देखा था, परंतु हमें ये पता नहीं चलता कि उस आय के आधार पर निकाली गई जो प्रति व्यक्ति आय है वो वहाँ के निवासियों के जीवन स्तर के लिए सटीक बैठ रही है या नहीं। कैसे कह सकते हैं, याद कर लीजिए हमारी तालिका देश क और देश ख वाली, जहां हमने देखा था 5-5 जनसंख्या को लेकर के मासिक आय देखी थी। वहां हमने देखा था एक देश ऐसा है जहां पे ना तो ज़्यादा गरीब हैं ना ज़्यादा अमीर हैं, उनका स्तर बढ़िया है। उनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, औसत में 10,000 हमने निकाल के देखा। वहीं हमने देखा था कि एक देश ऐसा है जहाँ सबसे ज़्यादा गरीब हैं और एक व्यक्ति ऐसा है जो 48,000 रुपये मासिक कमा रहा है, उसकी आय का जब हमने रिलेट करके प्रति व्यक्ति औसत आय निकाली तो वहाँ भी 10,000 आ रही है। अब दोनों का जीवन स्तर की बात करेंगे तो काफ़ी भिन्नताएं होंगी। तो हम ये कह सकते हैं विश्व बैंक का जो मापदंड है वो आय तो है पहली चीज़, परंतु जिस मापदंड के आधार पे वो गणना करता है विकास की उसकी काफ़ी सारी सीमाएं। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, देखिए एक नज़र डालते हैं। विश्व बैंक द्वारा राष्ट्रों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किया जाता है। स्पष्ट हुआ ना, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विश्व बैंक ने देश को विकसित और अविकसित देशों में विभाजित किया है। प्रति व्यक्ति आय की सीमाएं इस प्रकार हैं। अब इसकी सीमाओं पर नजर डालिए। देखिए प्रति व्यक्ति आय के वितरण की व्याख्या नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। तालिका में हमने देखा था देश क और देश ख, हमें लास्ट में जाके ये पता चला था भाई औसत आय दोनों देशों की बराबर है, परंतु हमें ये पता नहीं चला था कि किस देश में अमीर व्यक्ति ज़्यादा हैं किस देश में गरीब व्यक्ति ज़्यादा हैं, यानी ये आय के वितरण की व्याख्या नहीं करती है। आय के समान वितरण के आधार पर एक राष्ट्र दूसरे से बेहतर हो सकता है, बिल्कुल था। वहां पे हम देखे थे देश ख की तुलना में देश ख की स्थिति काफी अच्छी थी, भले ही प्रति व्यक्ति आय समान हो। इसका आंसर मिल गया ना हमें, देश ख और देश ख की दोनों की प्रति व्यक्ति आय कैसी थी, 10,000 रुपये थी, परंतु वहां का जो वितरण था वो काफी असमान था और हमें औसत आय के आधार पर उसका पता नहीं चल पाया था। साथ ही देखिए प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का एक अपर्याप्त संकेतक है, बिल्कुल है। हम केवल आय के आधार पर ही किसी राष्ट्र के विकास की गणना नहीं कर सकते। तो ये सारी बैंडेशन यानी ये सीमाएं हैं जो विश्व बैंक की रिपोर्ट को बैंड करती हैं, यानी उसको सीमित करती हैं, जिसके आधार पर आय को मापदंड मानते हुए भी हम नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और यहाँ हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास मापने का यूएनडीपी का
मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? बिल्कुल सीधी बात है भाई, दो चीजें हैं। देखिए, अगर हम विश्व बैंक की बात करते हैं, उसका एक ही फैक्टर है आय के आधार पे विकास का मापन। वो आय को मेन पॉइंट बना करके विकास का मापन करता है। पर अगर हम यूएनडीपी की बात करते हैं, जो कि हमारी एचडीआई को जारी करता है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बताता है, मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित करता है, उसके पास में आय के अलावा, आय तो है ही, उसके साथ साथ जीवन प्रत्याशा और हम कहें शिक्षा को आधार बना करके वो अपनी रिपोर्ट जारी करता है। तो ये दोनों के मापदंड अलग अलग हैं। अब हम इस पे नजर डालते हैं। तो देखिए, विश्व बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति आय देश के आर्थिक विकास को मापने का सूचक है। सीधी सीधी बात है, ये आय पे फोकस करेगा। जबकि यूएनडीपी की बात करें तो यूएनडीपी में लोगों के शैक्षिक स्तर मतलब शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, औसत आय के साथ साथ उनकी स्वास्थ्य स्थिति भी शामिल है। यानी कि उनकी हम कहें शिशु जन्म दर की बात कर लें, शिशु मृत्यु दर की बात कर लें, स्वास्थ्य स्थिति की बात कर लें, जीवन प्रत्याशा की बात कर लें, ये सारे फैक्टर यूएनडीपी की रिपोर्ट में शामिल होते हैं। इसलिए यूएनडीपी के निर्धारक को विश्व बैंक से बेहतर माना जाता है और यही हम वैलिड मान के चल रहे हैं भाई। जो एचडीआई की रैंकिंग है, एचडीआई में जिस राष्ट्र को जो रैंक मिल गई उसी के आधार पर उसे विकसित, अविकसित, विकासशील जैसी कैटेगरियों में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया यूएनडीपी कैसे बेहतर है विश्व बैंक की रिपोर्ट की तुलना में। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ हम देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देख करके स्पष्ट कीजिए। लो भाई, यहाँ तो हमारे पास में पूरा चैप्टर ही पूछ लिया। कैसे हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? भाई, संपूर्ण राष्ट्र की आय है, हर व्यक्ति की आय को हम अलग अलग निर्धारित नहीं कर सकते। हम औसत का वहाँ प्रयोग करते हैं जिसे हम औसत प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानते हैं। साथ ही इसने कहा इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं? बिल्कुल सीमाएं हैं। देश क और ख की तुलना कर लीजिए, ये इनका वितरण स्पष्ट नहीं समझ में आता। हमें लास्ट में औसत आय तो प्राप्त हो जाती है, परंतु उनका जो वितरण है, देश में कैसी स्थिति है, कितने अमीर परिवार हैं, कितने गरीब परिवार हैं, वहाँ का जीवन स्तर कैसा है, इन सब के आंसर हमें नहीं मिल पाते। ये इसकी बैंडिशंस है। अब हम इसका उदाहरण भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आय की तुलना के लिए हम औसत का प्रयोग करते हैं। एक देश के लोग दूसरे देशों से कैसे बेहतर हैं? औसत आय की गणना कुल राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देकर की जाती है। यानी कि हम सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि कैसे औसत आय को हम डेफिनेशन देंगे, यानी औसत आय होती क्या है। भाई, औसत आय क्या है? औसत आय का मतलब है भाई वहाँ पूरे राष्ट्र में कितनी आय हो रही है और उस भूभाग में कितनी जनसंख्या रह रही है, उनका विभाजित रूप ही क्या कहलाएगा? औसत आय। और इसकी गणना क्यों करनी है? हमें ये देखना है कि कैसे आय की हम तुलना करें, कैसे हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि किस देश के लोग दूसरे देश के लोग से बेहतर हैं। जिनकी आय अच्छी है उन्हें अच्छी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी, उनका जीवन स्तर अच्छा होगा। तो हम इसलिए औसत आय को काउंट करते हैं, औसत आय का पता करते हैं, जिसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भाई, राष्ट्र की जो संपूर्ण आय है, किसी भूभाग की जो संपूर्ण आय है, उसमें हम उस भूभाग की जनसंख्या का भाग देंगे और हमें औसत आय प्राप्त हो जाएगी। बच्चों देखिए, राष्ट्रीय आय विकास का उचित संकेतक नहीं है। ये बात हम हर क्वेश्चन में कर सकते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट को आधार बना करके हम इस बात को क्लियर कर सकते हैं। क्यों नहीं है? यहां से हमें क्वेश्चन सीधा सीधा यही लाइन देके स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन आ गया भाई। देखिए, राष्ट्रीय आय विकास का उचित संकेतक नहीं है, स्पष्ट कीजिए, व्याख्या कीजिए, प्रकाश डालिए, टिप्पणी लिखिए। तो जाहिर सी बात है, हम इसको नेगलेक्ट कैसे करेंगे? हम आधार बनाएंगे हमारी विश्व बैंक की रिपोर्ट को। हम कहेंगे विश्व बैंक हर देशों की तुलना करता है आय के आधार पे, परंतु वहां पर उसकी जो वास्तविक स्थिति है, आंतरिक स्थिति है, प्रति व्यक्ति स्थिति है, वो स्पष्ट नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए हम हमारे देश क और देश ख की जो टेबल है उसे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय आय से बेहतर माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। वहां हमने देखा भाई, देश क की बात कर लो, देखो 10,000 एक व्यक्ति की आय है। ठीक है, एक की 9,800 थी फॉर एग्जाम्पल, हम देख रहे हैं एक की 9,200 है। ठीक है, एक की हम बात करें 9,000 है और एक की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 11,000 आए। औसत आय कितना निकल के आ रही है? औसत आय निकल के आती है हमारे पास में 10,000 रुपये। ठीक है, कैसे ही सारा का टोटल किया, हमने देखा 10, 20, 30 और लगभग 40, 50,000 के लगभग हुआ, लगभग हमारी 10,000 वार्षिक औसत आय आ गई। अब औसत आय की बात हम इस देश की तुलना में करें तो यहाँ देखिए,
औसत आय कितना है 10,000, जबकि इसकी आय कितनी है 9,000। तो हम ये कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय आय से बेहतर माना जाता है। या प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 9,000 है, जबकि राष्ट्रीय आय कितना है 10,000। अब किसे अच्छा मानेंगे, हमें तो फैक्ट किस पे डिपेंड करना है, हमें तो 9,000 पे डिपेंड करना है भाई। उसको तो 9,000 ही मिल रहे हैं, उसका जीवन स्तर कैसा होगा उसका हम पता कैसे कर पाएंगे? अगर हमें ये पता चल जाए कि इस व्यक्ति को शिक्षा कैसी मिल रही है, इसका जीवन स्तर कैसा है, इसका स्वास्थ्य स्तर कैसा है, यानी इसकी जीवन प्रत्याशा कैसा है, तो हमें पता चल जाएगा कि राष्ट्र का विकास की जो स्थिति है, यानी विकास का जो सूचकांक है वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय आय विकास का एक उचित संकेतक नहीं है और प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय आय से बेहतर माना जाता है। अब देखिए हम कुछ तुलनाएं कर लेते हैं। पहले औसत की सीमाएं देखते हैं। औसत आय यानी कि जिसे प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जानते हैं, विकास के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण कारक नहीं है। एकमात्र केवल विश्व बैंक के हिसाब से है, बाकी हम अगर एचडीआई की बात करेंगे तो ये एकमात्र कारक नहीं है, इसके साथ और कारक भी हैं। शिक्षा है, हमारा जीवन प्रत्याशा है। वैसे ही यह कारक अन्य महत्वपूर्ण कारक आय के वितरण को छुपाता है, जो विकास को भी प्रभावित करता है। कैसे छुपा लेता है, देख लिया ना हमने। औसत आय कितनी आ रही है, अगर देश ख की बात करें हम टेबल में जाकर के, आपको याद होगा पार्ट में हमने बात की थी, तो टेबल ख में हम ये देख रहे थे 400 या 500 रुपीज़ का उनका मासिक आय था 4 व्यक्तियों का, और एक व्यक्ति ऐसा था जो 48,000 रुपये मासिक कमा रहा है। जब उस पूरे देश की बात की गई, यानी 5 से डिवाइड किया गया पूरे अमाउंट को, तो हमारे पास में औसत प्रति व्यक्ति आय निकल के कितनी आई थी 10,000। क्या आप ये आशा कर सकते हैं जिस व्यक्ति ने 500 रुपये कमाया है उसका राष्ट्रीय आय कितना या औसत आय कितना दिख रहा है वहां पे 10,000? कैसे पॉसिबल होगा? तो हम ये कह पा रहे हैं आय एक महत्वपूर्ण कारक तो है, परंतु एकमात्र महत्वपूर्ण कारक नहीं है। यह आय के वितरण को छुपा लेता है, यानी कि हमें अंतिम आंकड़े प्राप्त होते हैं, हमें यह पता नहीं कि भीतर कितना डिफरेंस चल रहा है। टेबल जो हमारी वो टेबल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस फैक्टर को समझने के लिए। देखिए, आय के समान वितरण के साथ उच्च औसत आय को विकास के लिए अनुकूल माना जाता है। बिल्कुल सही है भाई, उच्च औसत आय है उसको आय के वितरण के साथ रिलेट करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि आय के अनुसार ही विकास होना चाहिए। जहां हम अगर शिक्षा और जीवन प्रत्याशा को ऐड कर देंगे तो हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। बच्चों देखिए, उदाहरण की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सकती है और इसके साथ ही आय और धन की समानता में भी वृद्धि हो सकती है। कैसे कैसे हम कैसे समझे भाई इस चीज को? तो देखिए, राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय में हम देखें जब औसत की बात कर रहे हैं उसमें वृद्धि हो सकती है। कैसे होगी भाई? हमने देश ख का एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं। 500 रुपये वाला व्यक्ति और 48,000 कमाने वाला व्यक्ति एक ही आय में हमें दिखाई दे रहे हैं। देश ख की जो औसत आय है वो 10,000 आ रही है, तो उनकी जो आय है हम ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्र की आय निकल के आ रही है अंतिम 10,000, वो उस व्यक्ति की आय से ज़्यादा हो सकती है, उसमें वृद्धि हो सकती है, होगी। और हम ये कहेंगे साथ ही आय और धन की जो समानता है उसमें भी वृद्धि हो सकती है। बिल्कुल हो रही है। एक 500 कमा रहा है, ठीक है, उसके पास वाला दूसरा परिवार है वो भी 500 कमा रहा है, तीसरा परिवार है वो भी 500 कमा रहा है, चौथा परिवार है उसके पास भी 500 है। इनकी आपस की समानताएं हो सकती हैं, परंतु अगर हम 5वें परिवार को इंक्लूड कर देते हैं जिसकी आय 48,000 रुपये थी, तो हम ये देखेंगे इनमें असमानताएं आने लग जाती हैं। तो जैसे जैसे हम राष्ट्रीय आय की वृद्धि की बात करेंगे वैसे वैसे हम ये देखेंगे कि लोगों की जो आय है वो लगभग हमें समान सी महसूस होती है। तो चलिए अब हम देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और ये क्या कह रहा है, देखिए, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है। बिल्कुल, अब याद करेंगे हम हमारी तीनों टेबल्स को, जहां हमने ये देखा था कि जब हमने प्रति व्यक्ति औसत आय को मिलाकर के 3 राज्यों की तुलना की, राज्यों का निवल हम अगर औसत आय देख रहे हैं, निवल मतलब कुल संपूर्ण औसत आय देख रहे हैं, तो वहां पे हमने देखा था कि हरियाणा में 2,34,000 के लगभग अमाउंट कमाया जा रहा था। ठीक है, औसत प्रति व्यक्ति आय की बात करें। केरल की हम बात करी थी जब वहाँ टेबल पे, तो हमने देखा था लगभग 2 लाख रुपए वहाँ कमाए जा रहे हैं। और जब हम बिहार की बात कर रहे थे तो वहाँ 40,000 रुपये के अप्रॉक्स वहाँ कमाए जा रहे थे औसत प्रति व्यक्ति आय के रूप में। तो हमने ये देखा था कि प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक हरियाणा से अच्छा था।
तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं भाई आय महत्वपूर्ण कारक है परंतु एकमात्र महत्वपूर्ण कारक नहीं है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए। तो देखिए बच्चों, पहली बात ये, अगर हम विकास की बात करने जाएंगे, जब भी एग्जाम्स में हमारे चर्चा कीजिए, प्रकाश डालिए, स्पष्ट कीजिए, अपने विचार लिखिए, ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमें पहले ये देखना चाहिए प्रश्न किसे रिलेट करके पूछा गया है। क्या ये हमारा ऑब्जेक्टिव बेस यानी हमारे नॉलेज को चेक कर रहा है, इंफॉर्मेशन को चेक कर रहा है, या एप्लीकेशन बेस क्वेश्चन है। तो हम यहाँ ये देख पा रहे हैं ये जो क्वेश्चन हमें निकल के आया हमारे पास में वो विकास को रिलेट करके क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय महत्वपूर्ण है या नहीं है। भाई हम इनकी राज्यों की तुलना करो चाहे व्यक्तियों की तुलना करो, आय तो हमें देखनी ही होती है, आय की गणना तो हम करेंगे ही करेंगे। याद करो हमारा पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था, प्रति व्यक्ति आय पर जब हम जा रहे थे तो हमने व्यक्तियों को लेकर के विकास की तुलना की, जहां हमने ये देखा कि भूमिहीन मजदूर क्या सोचता है, भाई मेरी आमदनी बढ़नी चाहिए, मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा और साथ ही साथ मेरी बात है उसको लोग माने, मुझे नेता जैसा व्यवहार करे मेरे साथ, ये चीज उसने रिलेट करी। पंजाब का समृद्ध किसान का उदाहरण हमने वहां देखा, जहां हमने ये देखा कि पंजाब का समृद्ध किसान क्या सोच रहा है कि भाई मेरी आमदनी बढ़नी चाहिए, मेरी जो वार्षिक आय है, मेरी जो फिक्स इनकम है वो बढ़ जानी चाहिए, मेरे बच्चे विदेश में जाके अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, वहां भी आय का रिलेट किया। हम परिवार की बात कर रहे हैं तो उच्च शिक्षा चाहिए, सबको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, वहां भी आय की जरूरत होती है। तो हम इस बात को तो बिल्कुल नकार सकते हैं कि भाई आय उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आय एक महत्वपूर्ण कारक है परंतु आय ही एकमात्र कारक नहीं है। आय के साथ साथ हमें शिक्षा स्तर भी देखना होता है। अगर आय महत्वपूर्ण कारक होता तो हरियाणा की जो रैंकिंग है वो केरल से कैसी होती, अच्छी होती, क्योंकि हरियाणा की आय कैसी है, ज़्यादा है केरल से, लगभग 40,000 रुपये औसत आय ज़्यादा है। परंतु हमने ये देखा कि केरल की जब हम बात कर रहे थे, आय में भले ही केरल में कम हो परंतु वहाँ का शिक्षा स्तर अच्छा था, शिशु मृत्यु दर कम थी, हमने वो भी डिस्कस किया था। और हम ये देख रहे थे 14 से 15 साल के जो बालक बालिकाएं हैं प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाले, उनका परसेंटेज भी अच्छा था, वो स्कूल ड्रॉप आउट नहीं कर रहे थे। तो ये सब चीज़ों को जब हमने रिलेट किया और अंतिम आंकड़े लिए यानी मानव विकास सूचकांक निकाला तो हमें पता चला केरल का जो क्रमांक है वो कैसा है, हरियाणा से अच्छा है। तो चलिए अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आमतौर पर भिन्न राज्यों के विकास स्तर की तुलना करने के लिए औसत आय का उपयोग किया जाता है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय की मदद से मानव विकास को नहीं मापा जा सकता। और मुझे लगता है इस लाइन को स्पष्ट करना अब हमारे लिए जरूरी नहीं है क्योंकि हम इस बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। देखिए, क्योंकि मानव विकास को औसत आय के आधार पर नहीं मापा जा सकता, पहला कारण यही है, नहीं मापा जा सकता। हम केवल आय के आधार पर यह पता कर सकते हैं कि आय कैसी है, आय के स्रोत कैसे हैं, उस व्यक्ति का जीवन स्तर कैसा होगा, हम एक कल्पना कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम एक ऐसे टापू द्वीप पे रहने लग गए जहाँ कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है और हमारी आय है कि हमें बाहर से इनकम हो जाती है, बस हमारा इनकम हमारे पास में आती है और वो करीबन 2 लाख रुपए आ रही है औसत मान के चलो, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या आपको वहाँ शिक्षा मिल रही है अच्छी? नहीं। क्या आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा? नहीं मिल पा रहा। तो हम कैसे कह देंगे कि आपका विकास हो गया? आय एक कारक है परंतु एकमात्र महत्वपूर्ण कारक नहीं है, क्योंकि इसके आधार पर हम विकास को नहीं माप सकते। आगे देखिए, शैक्षिक मानक, चिकित्सा सुविधाओं का स्तर, गरीबी और सामाजिक सुविधाएं आदि भी मानव विकास के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। यानी हम शॉर्ट में कहें तो शिक्षा, ये हमारी शिक्षा और इसके साथ साथ हमारी जीवन प्रत्याशा, ये दोनों महत्वपूर्ण कारक भी हैं जो आय के साथ साथ विकास के मापन में काम देते हैं। इसलिए केवल औसत आय ही विभिन्न राज्यों की तुलना करने के लिए पर्याप्त संकेतक नहीं है, हम बिल्कुल स्पष्ट कह सकते हैं, परंतु ये महत्वपूर्ण कारक नहीं है, इस बात को हम नकारते हैं, क्योंकि बिना आय के आधार पर हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे अच्छी, हमारे जीवन स्तर अच्छा नहीं होगा। तो आय भी एक महत्वपूर्ण कारक है। उदाहरण के लिए हमने देखा था कि भारत में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, लेकिन यदि हम दोनों राज्यों के मानव विकास सूचकांक की तुलना करें तो हम पाएंगे कि केरल में मानव विकास का सूचकांक हरियाणा से कैसा है भाई, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ अच्छी चिकित्सा उपलब्ध है, वहाँ का जो शिक्षा का स्तर है वो अच्छा है, वहाँ ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या भी काफ़ी
कम है। इसके अलावा साथ साथ देखिए हरियाणा की तुलना में केरल में लिंगानुपात अनुकूल है, बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा हरियाणा की तुलना में केरल में सार्वजनिक सुविधाएं बेहतर हैं। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम भिन्न राज्यों के मानव विकास की तुलना नहीं कर सकते। अब स्पष्ट है ना, अगर हमें मानव विकास की तुलना करनी है तो हमें आय को तो देखना ही है, उसके अलावा वहाँ के शिक्षा स्तर, जीवन प्रत्याशा स्तर और हम बात करें तो सामाजिक जो सुविधाएं हैं उन सबको हमें देखना होगा, तभी हम उसको रैंकिंग कर सकते हैं कि भाई किसको क्या रैंक हमें प्रोवाइड करनी है। क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं एग्जाम्स में तो हमें क्या करना है, सबसे पहली बात होती है जहां हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट स्टॉप होता है वहां हमें एक बार स्टॉप होना है और उस पर विचार करना है कि ये कह क्या रहा है, फिर हम उसको रिलेट करके अगले स्टेटमेंट पे जाएंगे। तो देखिए भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहली बात है, जब हमने एग्जाम्पल्स देखे थे तो हमने वहां देखा था कि ऊर्जा के स्रोतों में चाहे हमारे परंपरागत स्रोतों, गैर परंपरागत स्रोतों, उन सब का उपयोग हमारे भारत में किया जाता है। तो उन सब के बारे में हम यहाँ रिलेट करके लिखेंगे। उसके बाद में हमसे क्या कहा गया, अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं, यानी कि आज से अगर 50 साल बाद की बात करेंगे तो इन स्रोतों को लेकर के क्या संभावनाएं हो सकती हैं कि भाई कौन सा सेक्टर है या कौन से स्रोत हैं, किस टाइप के स्रोत हैं जिनका उपयोग बढ़ेगा, कौन से ऐसे स्रोत होंगे जिनका उपयोग हम कर ही नहीं पाएंगे, जो समाप्त हो जाएंगे। इन सब के ऊपर हमें इस क्वेश्चन के आंसर में राइट करना है, लिखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भारत में 2 प्रकार के ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है, जैसे पारंपरिक स्रोत और हमारे गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत को हम सरल शब्दों में ये कहें जिनका उपयोग हम करते आ रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बिजली, ये सब वो स्रोत हैं जिनका उपयोग हम कर रहे हैं। ठीक है, गैर पारंपरिक की बात करें या हम ये कह सकते हैं ये हमारे नवीकरणीय स्रोतों के उदाहरण है, नवीकरणीय जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा। भाई कितनी लोगे, लेते रहो, पवन चक्कियाँ चलाते रहो, ऊर्जा लेते रहो। ठीक है, सौर ऊर्जा, सोलर प्लेट लगाते रहो, सूर्य की ऊर्जा लेते रहो और अपना काम करते रहो। ऐसे ही बात करें बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब वो स्रोत हैं जो हमारे गैर पारंपरिक स्रोतों में आते हैं। तो हमने हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर तो दे दिया, याद कर लिया ना भाई, हमारे भारत में कौन कौन से ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। अब हमारा अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा था, अगला स्टेटमेंट कह रहा था कि आने वाले जो 50 वर्ष हैं उनकी आपको एक रूपरेखा बनानी है। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, आने वाले 50 वर्षों में ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं, बहुत ज़्यादा संभावना है भाई। जो हमारे गैर पारंपरिक या हम कह सकते हैं नवीकरणीय जो स्रोत हैं उनके सेक्टर में तो इतनी सारी संभावनाएं हैं कि हम चाहें जितनी ऊर्जा उपयोग में ले सकते हैं। देखिए भारत में ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का लगातार दोहन और खोज की जा रही है, इसलिए आने वाले वर्षों में इनके उत्पादन में वृद्धि की संभावना है। पर बच्चों हमें ध्यान ये रखना है, अगर हमने इनका दोहन ऐसे ही जारी रखा, उदाहरण देखा था ना हमने क्रूड ऑयल कच्चे तेल वाला, तो अगर ऐसे ही जारी रखा तो आने वाले 50 वर्षों में आप ये नहीं कह सकते कि इनके उत्पादन में वृद्धि ही होगी, हम ये कहेंगे कि हम इनका उपयोग करने के लिए भी तरस सकते हैं, यानी ये समाप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ हम ये बात कर सकते हैं, इन्हें छोड़कर ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उनमें से महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोत हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं सरल शब्दों में कि अगर हम 50 वर्षों की बात कर रहे हैं तो जो ये ऊर्जा के स्रोत हैं उनमें लगातार आज खोजें की जा रही हैं, तो उत्पादन में वृद्धि की संभावना है अगर हम इनका अच्छे ढंग से उपयोग करेंगे तो। ठीक है, इसके अलावा हम ये कहेंगे कि गैर पारंपरिक जो हमारे स्रोत हैं उनमें भी उनकी जो अपार संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, दिन प्रतिदिन हम उनका उपयोग बढ़ता हुआ देख रहे हैं ना। आजकल हम देखते हैं सोलर लाइट्स का कितना यूज़ किया जा रहा है, ज्वारीय ऊर्जा से भी हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश की जा रही है, ये सब चीज़ें हम देख पा रहे हैं, तो इनका भी उत्पादन बढ़ेगा। तो आने वाले समय में, आने वाले 50 वर्षों में हम ये कह सकते हैं हमारे भारत में
ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी अधिक संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। और हमारा अगला क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, धारणीयता शब्द के बारे में हमने चैप्टर में देखा था, विकास की धारणीयता। धारणीयता होता क्या है, धारणीयता को इन शॉर्ट हम समझे, सरल शब्दों में समझे तो भाई धारण रखने की क्षमता है। जैसे जहां हमने एग्जाम्पल देखा था कि हमने विकास को हमारे पूर्वजों से प्राप्त नहीं किया है, बल्कि हमारी जो भावी पीढ़ी है उससे उधार लिया है। तो हमारा क्या हमारे लिए क्या नियम है, हमारे लिए ये नियम बना है कि हम उसको उसी स्थिति में हमारी भावी पीढ़ी को सौंपे या फिर उसमें कुछ विकसित अवस्था में भावी पीढ़ी को वो चीज़ें दें। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम इस चीज़ को यहाँ नहीं समझेंगे, हम विकास के विषय में धारणीयता का उपयोग नहीं करेंगे, सतत विकास की भावना को नहीं अपनाएंगे, तो हम हमारी जो भावी पीढ़ी है उसको क्या देंगे, यानी हम उसको कैसा विकास देंगे, हम उसको तो विकास की जगह विनाश ही सौंप के जाएंगे। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, सतत आर्थिक विकास का अर्थ है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास होना चाहिए और वर्तमान में विकास को भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। यानी कि यहाँ हम समझ पा रहे हैं, हमारा वो एग्जाम्पल लेंगे कि जैसे हम वनों को काट रहे हैं तो भावी पीढ़ी के लिए कुछ जानवर, कुछ वन, कुछ पौधे ऐसे होंगे जो लुप्त प्राय होंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं अतिदोहन हम कर रहे हैं प्राकृतिक सोर्सेज का, तो वो भी भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध ही नहीं हो पाएंगी। यानी हमें उनका जो उपयोग है वो भी कैसा करना होगा, वो भी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए सीमित मात्रा में आवश्यकता के अनुसार ही करना होगा। और आगे जो हमें प्रश्न मिलेगा इसके बाद में, वो हमें इसी से रिलेट करके होगा कि कैसे हम इनका अतिदोहन को देखते हैं, कैसे हम उसको रोक सकते हैं, कैसे हम उसको विकसित अवस्था में हमारी भावी पीढ़ी को सौंप सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों देखिए, यह वर्तमान के साथ साथ भविष्य के विकास पर जोर देता है। यानी कि जिस अवस्था में विकास है अभी, या तो आप भावी पीढ़ी को उसी अवस्था में देंगे या उससे बेहतर अवस्था में देंगे, ये हमारे साथ शर्त होती है। क्योंकि हमने विकास को लिया कहाँ से, हमने विकास को हमारे पूर्वजों से नहीं लिया, अपितु हमारी जो भावी पीढ़ी है उनसे उधार लिया है। यह पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देता है। यानी कि आपको अगर सोर्सेज का उपयोग करना है तो धारणीयता तो आपको रखनी ही होगी। यानी कि सतत आर्थिक विकास की जो भावना है वो तो आप में होनी ही चाहिए। अतः राष्ट्र के भावी विकास के लिए हमारा धारणीयता का विषय विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। धारणीयता मतलब धारण करने की क्षमता है। सीधा सरल शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि विकास को उन्नत अवस्था में फॉरवर्ड करना है या फिर जिस अवस्था में है उसी अवस्था में फॉरवर्ड करना है। हमें सोर्सेज का आराम से, मतलब हम कह सकते हैं सोच समझकर उपयोग करना है और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये देखिए, धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है। बिल्कुल है, हमारी प्रकृति, हमारी धरती इतनी समृद्ध है कि हर व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा कर सकती है, उसकी आवश्यकता को पूरा कर सकती है। लेकिन एक भी व्यक्ति लालच को पूरा करने के लिए, लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यहाँ पे व्यक्ति के साथ साथ एक शब्द आ गया, एक विशेषण आ गया, लालच, लालची। तो लालची व्यक्ति कौन होता है, पहले तो ये समझिए भाई, मेरा काम 1 बाल्टी पानी से चल सकता है नहाने में, मैं शावर का यूज़ करूंगा, 5 बाल्टी वेस्टेज करूंगा, मैं लालची व्यक्ति हूं, क्योंकि मैंने प्राकृतिक संसाधन का लालच के साथ उपयोग किया है, उसका अति उपयोग किया है। सो मैं आ गया लालची की श्रेणी में। तो ऐसे लालची व्यक्तियों का तो वो पूरा करने का उसके पास में एक संसाधन भी नहीं है हमारी धरती के पास में। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए। तो सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चंस की डिमांड को पकड़ते हैं। सबसे पहले जब भी हमें क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस मिलता है तो आप कोशिश करें कि आप उसके डिमांड को समझें। क्या डिमांड कर रहा है, ये हमें कह रहा है कि हमें ये स्पष्ट करना है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अति दोहन हो रहा है। लालची शब्द हमने यहाँ से पकड़ा, ठीक है। तो हम ये समझ पा रहे हैं हमें कुछ ऐसे
पॉइंट्स डालने होंगे जिससे हम ये इंडिकेट कर सकें कि कैसे हमारा जो संसाधन पूरा करने वाला या धरती के जो संसाधन है वो हमारे लिए पर्याप्त हैं, बस हमें उनका समझदारी से उपयोग करना है। अगर हम उनका समझदारी से उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे सामने संकट आ जाएगा। ये सब बातें हमें इंडिकेट करनी है। उसके बाद में हम विकास को रिलेट करेंगे और इसके आंसर राइट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यह कथन विकास की चर्चा के लिए प्रासंगिक है। कैसे? क्योंकि इसका तात्पर्य है कि मनुष्य विकास और औद्योगिक क्रांति के नाम पर पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। हम क्या कर रहे हैं? विकास, औद्योगिक क्रांति, इन सब के नाम पर जो पृथ्वी के सोर्सेज हैं, हमारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं, उनका हम बहुत ही ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। और वो भी उपयोग कैसा कर रहे हैं? अत्यधिक आवश्यकता में अति उपयोग। हम कह सकते हैं कि हम उसका दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। पृथ्वी सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है, लेकिन आज का मनुष्य इतना लालची हो गया है कि वह अपनी प्रगति और विकास के लिए संसाधनों की अत्यधिक मांग का सहारा लेता है, जिससे संसाधन का अधिक उपयोग और अपव्यय होता है। जाहिर सी बात है, हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसकी जगह हम हमारी जो वाहन हैं उनको हम साफ़ करते हैं पानी से, उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। भाई हम क्या कर सकते हैं? हम पहले उन्हें सादा कपड़े से साफ़ करके फिर एक गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हैं, हो जाएंगे साफ़। पर हम क्या करते हैं? पाइप लगाया और उन्हें धोना शुरू कर देते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इतना पानी वेस्टेज हो जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि हमारा लालच। भाई मेरे पास है ना, मेरे तो नल आता है, मेरे तो ट्यूबवेल की हुई है, मेरे पास तो इतना पानी है, मैं क्यों उनको कपड़े से साफ़ करने लगा? मैं अच्छे से धोऊंगा। आया हमारा लालच। हमने सेल्फिशनेस को यूज़ किया, वहाँ हमने हमारे लिए सोचा, ना हमने विकास के लिए सोचा, ना भावी पीढ़ी के लिए सोचा। अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति को। कैसे कहा गया भाई? औद्योगिक क्रांति में जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गए, उद्योगों में जैसे जैसे इनोवेशंस होते गए, वैसे वैसे नेचुरल सोर्सेज का उपयोग बढ़ता गया। उन उपयोगों से मानव की जो आवश्यकता है वो भी बढ़ती गई। कैसे बढ़ती गई भाई? हमारे छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि शूज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो शूज का ले लेते हैं। नहीं, हम ऐसा करते हैं, हमारे टीवी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले टीवी ब्लैक एंड वाइट, कलर्ड आ गए, चलो वहाँ तक ठीक था। फिर एलईडी, एलसीडी, प्लाज्मा, पता नहीं कितने वेरिएशंस हमको देखने को मिल जाते हैं। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि धीरे धीरे जो मानव आवश्यकताएं हैं उनको बढ़ावा किसने दिया? औद्योगिक क्रांतियों ने, नए नए इनोवेशंस ने इन विकास के नाम पर जो पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन हैं उनका अत्यधिक उपयोग शुरू कर दिया। और हम ये समझ पा रहे हैं, इसी लालच के कारण ये स्टेटमेंट आया है कि जो पृथ्वी है या धरती है वो लालची व्यक्ति का, एक व्यक्ति का भी जो आवश्यकता है उसको पूरा नहीं कर पाएगी। देखिए, जहां हमने ये देख लिया कि जैसे जैसे जो संसाधन है उनकी जो अत्यधिक मांग बढ़ती है वैसे वैसे इनका दोहन स्टार्ट हो जाता है, और दोहन स्टार्ट होता है तो इनकी कमी होना जाहिर है। तो हम इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं, इस स्वार्थ या लोभ के कारण लोगों में असमानताएं बढ़ती हैं और प्राकृतिक संसाधन दुर्लभ हो जाते हैं। यदि लोग ऐसा ही करते रहे तो प्राकृतिक संसाधन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। असमानताएं कैसे बढ़ेंगी भाई? जिसकी आय ज़्यादा है, विकास के नाम पे वो क्या करेगा? आय ज़्यादा है तो वो अपनी आवश्यकता से अधिक चीज़ों का संकलन करना शुरू कर देता है, करता ही है। वेस्टेज भी ज़्यादा करता है। हम देखते हैं, काफ़ी सारा देखते होंगे, शादियों में भी देखते हैं ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये देखने में हमें भले ही छोटी लगती हैं पर इनका जो असर है, रिएक्शन है, वो बड़े स्तर पे होता है। सो हम यहाँ देखते हैं धीरे धीरे इस लोभ और लालच के कारण लोगों में असमानताएं बढ़ती हैं और जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो उन लोगों के लिए भी दुर्लभ हो जाते हैं जो उन्हें अरेंज नहीं कर पाते हैं। जिनके पास अच्छा पैसा है वो अरेंज करते जाएंगे, एक क्षण ऐसा होगा कि वो सोर्सेज हमारे खत्म हो जाएंगे, होगा ना। तो ये सब चीज़ें हैं जहां हम ये कह सकते हैं कि इसी कारण जो संसाधन हैं, वो जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, वो जो लालची लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन की प्रकृति हो गई है हमारे पेपर में, वो हो गई है हमारे करंट को रिलेट करके। तो करंट में ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ ही रही हैं। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हों। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्या बताएं। हम दिल्ली की बात सुनते हैं, रोज पॉल्यूशंस की खबरें आती हैं, पर्यावरण में कितना नुकसान हो चुका है ना। तो हम ये चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ अपने आसपास देखेंगे और उनके उदाहरणों की हम सूची बनाएंगे। तो चलिए कोशिश कीजिए। देखिए, पर्यावरण हास के उदाहरण देखिए। परिवहन के साधनों में निरंतर वृद्धि हुई है जिससे वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हुई है। पहली बात, विकास का नाम है
पर यहाँ हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इसके बाद में वो जो हमारे कारखाने हैं उनकी संख्याओं में वृद्धि से जल और वायु प्रदूषण होता है, यहाँ भी प्रकृति का नुकसान है। कारखानों का जो धुआं है उससे वायु प्रदूषण होता है और उसका जो अपशिष्ट पदार्थ है जल स्रोतों में मिलता है तो हमारा जल प्रदूषण क्रिएट होता है। प्राइमरी सेक्शंस में हमने पढ़ा है इसको तो अच्छे से। आगे देखिए, जनसंख्या में निरंतर और अत्यधिक वृद्धि के कारण जल प्रदूषण बढ़ रहा है और शहरीकरण के कारण वन क्षेत्र कम हो रहा है। बहुत बढ़िया बात है। हम देखते जा रहे हैं, हमें ये लगता है पृथ्वी सिकुड़ती जा रही है, अरे ऐसा नहीं है, हम फैलते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमने इतना डेवलपमेंट किया, इतने हमने निर्माण किए हैं कि जो हमारे वन क्षेत्र हैं उन एरियाज़ को भी हमने नहीं छोड़ा है। वनों की कटाई होती है और वहाँ पर हम देखते हैं बिल्डिंगों का निर्माण होते जा रहा है। तो इन सभी एग्जाम्पल्स की हम एक ऐसी सूची बना सकते हैं, यही नहीं इसके अलावा भी हम कई सारे एग्जाम्पल्स रिलेट कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि पर्यावरण हाश के जो उदाहरण है वो ये रहे, विकास के कारण हमारे सामने आ रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। उदाहरण के लिए देखिए, वनों की कटाई और अवैध शिकार के कारण जानवरों और पौधों की जो संख्या है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिससे पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है। भाई हमने साइंस में पढ़ा है, देखा ना, पारिस्थितिकी तंत्र हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक जीव अन्य जीव पर निर्भर होता है और वो ये जो सर्कुलेशन है वो चलता रहता है ना, हमने साइंस में अच्छे से देखा है। तो जैसे जैसे वनों की कटाई हो रही है, शिकार बढ़ रहा है जानवरों का, वैसे वैसे इनकी संख्याएं धीरे धीरे कम हो रही हैं और पर्यावरण में असंतुलन हो रहा है। असंतुलन कैसे हो रहा है, जैसे जो बड़ा जानवर है वो छोटे जानवर को खाता है तो एक संख्या बनी रहती है, परंतु हमने बड़े जानवर का शिकार कर लिया, और ये चीज़ तो आपने हमारे साइंस में अच्छे से पढ़ी होगी, तो फिर क्या होगा, बड़ा जानवर अब है नहीं तो छोटे जानवरों की संख्या बढ़ने लग जाएगी। तो हमने हमारी गलतियों से विकास के नाम पर हमने पर्यावरण के साथ में काफ़ी खिलवाड़ किया है, जिसके एग्जाम्पल्स हमने यहाँ लिखे हैं और आपने देखे अच्छे से। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, तालिका 1.6 में दी गई प्रत्येक मद के लिए ज्ञात कीजिए कि कौन सा देश सबसे ऊपर है और कौन सा सबसे नीचे। मेरे बच्चों एचडीआई की जो रिपोर्ट है उसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, कुछ देशों को लेकर के, जो हमारे पड़ोसी देश है और भारत है उसको लेकर के। तो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये आंकड़े हैं सारे, इन आंकड़ों की अगर हम बात करें तो इन आंकड़ों में हम ये देखते हैं कि कैसे जो डिफरेंस है लास्ट में जाकर के हमारा जो मानव विकास सूचकांक निकलता है वो कैसे निकलता है, इन सबको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम अलग अलग मद की बात करें, अगर हम देखो सबसे पहले सकल राष्ट्रीय आय यानी हम जीडीपी की बात करें तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो सर्वाधिक आय हमें प्राप्त होगी श्रीलंका की, ठीक है, और सबसे कम आय की बात करें तो वो हमारी नेपाल की है। हम टेबल को रीड आउट करना देख रहे हैं। इसके बाद में अगर हम जन्म के समय संभावित आयु की बात करेंगे तो इसमें जो सबसे अच्छा स्थान प्राप्त किया है वो हम देख पा रहे हैं आंकड़ों के आधार पे, वो हमारा श्रीलंका का है, जन्म के समय संभावित आयु। और अगर सबसे कम की बात करेंगे तो वो हमारा पाकिस्तान है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में विद्यालयी औसत आयु की बात करें यानी साक्षरता की बात करते हैं, 10.6 के साथ में श्रीलंका अच्छी रैंक पे है, और हमारे जो दो देश हैं जिनको 5.0 मिला है यानी कि जो हमारे नेपाल और हमारा म्यांमार है वो स्टेबल हैं यहाँ पे अंतिम पायदान पे। और लास्ट में हम बात करते हैं एचडीआई की, तो इसमें देखते हैं सबसे अच्छी रैंकिंग 73 पर हमारा श्रीलंका है, और हमारा ये बात करें कि जो सबसे लोअर चल रहा है इस समय उसकी हम बात कर लेते हैं, वो 154 पे है और वो है हमारा पाकिस्तान। तो इस हिसाब से हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो टेबल है वो हमें क्या इंडिकेशन दे रही है। एचडीआई की टेबल है जिसमें आप ये देख सकते हैं, हम प्रति व्यक्ति आय देख सकते हैं, आप यहाँ पे जीवन प्रत्याशा देख सकते हैं, हम यहाँ साक्षरता स्तर देख सकते हैं, और अंत में आप एचडीआई का क्रमांक पढ़ सकते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं हमें राइट डाउन कैसे करना है। तालिका के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में श्रीलंका का स्थान सबसे अधिक $, 11,326 तथा सबसे कम नेपाल की बात करते हैं वो है $, 2,471, ठीक है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की बात करें तो श्रीलंका का हम देख पा रहे हैं सबसे शीर्ष पर है और म्यांमार सबसे अंतिम है। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो श्रीलंका शीर्ष पर 10.6 के साथ में, और म्यांमार और नेपाल दोनों 25 वर्ष या उससे अधिक की औसत आयु के मामले में सबसे कम 5.0 पर हैं। तो यहाँ पे हम तालिका में जो हमने एनालिटिक किया था, जो हमने देखा था, वो चीज़ हम यहाँ पा रहे हैं। और सबसे लास्ट में अगर एचडीआई रैंकिंग की बात करें तो इस आधार पर श्रीलंका 73 शीर्ष पर है और पाकिस्तान सबसे नीचे स्तर पर हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो ऐसे हम तालिका को रीड आउट करते हैं और आंकड़े
फाइंड करते हैं। ये बड़ा इजी होता है क्योंकि हमें कुछ लर्न ही नहीं करना, हमें बस तालिका देखनी है और राइट डाउन करना है। चलिए अब हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, नीचे दी गई तालिका में भारत में वयस्कों यानी 15 से 49 वर्ष आयु वाले जिनका BMI सामान्य से कम है, BMI कितना है उनका, लेस देन की बात करें या हम कहें कि उनका जो है वो कितना है हमारा 18.5 kg/मीटर स्क्वायर का अनुपात दिखाया गया है। यह वर्ष 2015-16 में देश के विभिन्न राज्यों के एक सर्वेक्षण पर आधारित है। तालिका का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं तालिका, इस तालिका की हम बात करें तो ये कुपोषण का स्तर हमारे सामने आ गया है। केरल की बात करते हैं 8.5% पुरुष ऐसे हैं जो कुपोषित हैं। वहीं हम अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे आंकड़े कह रहे हैं कि 28% पुरुष ऐसे हैं जो क्या हैं, कुपोषित हैं। अगर महिलाओं की बात की जाए तो केरल में 10% महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं और वहीं पर अगर फिर से मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो ये आंकड़ा लगभग पुरुषों के समान है 28%। सभी राज्यों का मिलाकर के हम राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो 23% महिलाएं हमारी कुपोषित हैं जबकि 20% पुरुष हमारे कुपोषण का शिकार हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहां से निकल के आ रहा है तालिका से वो हमारे पास में है, केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण स्तरों की तुलना कीजिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं केरल और मध्य प्रदेश की। तो हमने पहले ही बात कर ली भाई किसका पोषण स्तर अच्छा है, केरल का है क्योंकि यहाँ पे कुपोषितों की संख्या कम है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे राइट डाउन करेंगे। कुपोषण के आधार पर मध्य प्रदेश केरल से पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल, केरल में 8.5% पुरुष कुपोषित हैं जबकि मध्य प्रदेश में यह प्रतिशत 28% है। ऐसे अगर केरल की महिलाओं की हम बात करेंगे तो वहां पर 10% महिलाएं कुपोषित हैं जबकि मध्य प्रदेश में यह प्रतिशत 28% तक है। तो हम जाहिर सी बात है कह देंगे भाई कौन सा हम कह सकते हैं पोषित राज्य कौन सा है, वो हमारा केरल है मध्य प्रदेश की तुलना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में लगभग हर 5 में से एक व्यक्ति अल्प पोषित क्यों है? यद्यपि यह तर्क दिया जाता है कि देश में पर्याप्त खाद्य है। अपने शब्दों में विवरण दीजिए। अरे भाई सीधी सीधी बात है, घर पे अच्छी खासी रोटियां बनी हुई हैं, आप स्कूल में बैठे हुए हो फिर भी आप भूखे हो। क्यों भूखे हो? क्योंकि वो अनाज आप तक नहीं पहुंचा है। तो जाहिर सी बात है ये कारण क्यों निकल के आया, क्यों हमारे देश में 5वें में से हर एक व्यक्ति यानी 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अल्प पोषित क्यों है? क्योंकि जो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो हमारी अच्छी नहीं है। यानी अनाज हमारे स्टोरेज में पड़ा हुआ है, हमारे खाद्य निगम के पास में काफ़ी अनाज है, भंडारण में काफ़ी अनाज है, परंतु उसका उचित रखरखाव नहीं है, वो सड़ गल जाता है। और इसके अलावा हम बात करें जो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो भी सुचारू नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या हमने सही पहचाना। बिल्कुल, देश में 1/5 यानी 5 में से 1 यानी 5 में से 1 से भी कम लोगों के कुपोषण के शिकार होने के बावजूद पर्याप्त भोजन उपलब्ध है। इसका मुख्य कारण दोषपूर्ण और अप्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है और सभी लोगों को भोजन उपलब्ध नहीं है। तो जाहिर सी बात है हमारे घर पे खाना बना हुआ है, हम स्कूल में हैं पर हमारा टिफ़िन टाइम पे नहीं पहुंचा तो हम भूखे ही रहेंगे, हमें पोषण नहीं मिल पाएगा। तो ये सारा दोष किसका है? हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का। और साथ ही साथ हम यहाँ पे हमारा जो भंडारेज है मतलब स्टोरेज करने का पावर है उसको भी मेंशन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा पहला अध्याय जिसका नाम था विकास। विकास को लेकर के हमने अच्छी खासी समझ बना ली और हमारी अभ्यास जो प्रश्न थे उन सभी को हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा विकास और विकास की अवधारणा के बारे में। तो प्यारे बच्चों देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।